गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। परीक्षा छात्राओं, आपकी प्रोजेक्ट परीक्षा आज समाप्त हो गई। आप बड़े खुश भी होंगे क्योंकि परीक्षा से हर कोई घबराता है। परीक्षा छात्राओं, दिव्यनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज चौबे महाराजगंज प्रथम प्रोजेक्ट परीक्षा 2022-23 का साल्व पेपर, जो परीक्षा आपने दिया सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, उसका साल्व पेपर मैं लेके आया हूँ आपके सम्मुख ऑनलाइन माध्यम से। वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर भी बढ़िया किया होगा और जहाँ कहीं आपको संदेह होगा इस ऑनलाइन माध्यम से आप उसे ज़रूर जानिएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आप नोट्स बनाइएगा। परीक्षा छात्राओं, निर्देश जैसा कि पेपर में था, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है तथा सभी के अंक समान हैं। उसमें प्रश्न संख्या 1 जो ऑब्जेक्टिव था, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थे। 4 ऑब्जेक्टिव थे, 4 ऑप्शन थे उसमें ख जो ऑप्शन था सन 1789 वह सही, यानी कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, यंग इटली की स्थापना किसने किया था। परीक्षा छात्राओं, यंग इटली की स्थापना सन 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था, जो एक संस्था थी। यानी कि यंग इटली क्या थी, एक संस्था है जिसकी स्थापना जोसेफ मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 3, रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट क्लास में मैंने इसका अध्ययन किया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर रख सकते थे। इस काले कानून की, इस रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील की संज्ञा दी थी। इसे आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई थी। उत्तर, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के कारण महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग जैसा कि नाम है, असहयोग यानी कि सहयोग न करना किसका, ब्रिटिश सरकार का किसी प्रकार से सहयोग न करना इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था। इसकी विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अहिंसक साधनों को अपनाया गया था। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की क्रूरताओं के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अहिंसक साधनों का, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा की कोई नाम इस आंदोलन में नहीं आए। 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को जैसे ही चौरी चौरा क्रांति होती है, चौरी चौरा थाने में आग लगाया जाता है, इसमें 22 सिपाही शहीद होते हैं। इसके तत्काल बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग नरसंहार, जो जनरल डायर के निर्देश पर अंधाधुंध फायरिंग निहत्थों पे की जाती है, वह कांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, लोकतंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। परीक्षा छात्रों, लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। इसमें लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हुआ एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्ति वहाँ के नागरिकों में होती है।
लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंदर जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र यानी कि शासन का ऐसा रूप जिसमें संपूर्ण शक्ति वहाँ के नागरिकों में होता है, वहाँ के व्यक्तियों में होता है, और वे व्यक्ति जो शासन का प्रमुख व्यक्ति होता है उसे वहाँ चुन के भेजते हैं। इस आधार पे ऐसी शासन प्रणाली जो होती है उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता अथवा शक्ति के समान वितरण से है। गौर से सुनिएगा, देखिएगा। यानी कि सत्ता, पावर का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता अथवा शक्ति के समान वितरण, यानी कि शक्ति जो है वह उसका क्या हो रहा है, एक समान रूप से वितरण हो रहा है। इस व्यवस्था में सत्ता का वितरण केवल एक स्थान पर केंद्रीकृत न होकर बल्कि अनेक स्थानीय स्तर पर विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में और एक संस्था के हाथ में न रहे बल्कि उसका स्थानीय स्तर पर विभाजन किया जाता है, जिससे सत्ता में सबकी समान भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार जो सेंटर होता है, सेंटर और अन्य जो राज्य होते हैं प्रांतीय, उसके जो सरकार होती है प्रांतीय सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। कुछ शक्तियां केंद्र को और कुछ राज्यों को सौंप दी जाती है और अपने अपने क्षेत्रों में वे इन शक्तियों का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने क्षेत्र में रह के अपने अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सुचारू रूप से संचालन कर सके। उसमें कहीं भ्रम वाली बात है, उसमें कहीं आपसी उनका आपस में तालमेल बना रहे, उनका सामंजस्य बना रहे, इसलिए शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है और सत्ता का संविधान द्वारा स्पष्ट बंटवारा भी होता है। यानी कि जो बंटवारा होता है वह संविधान द्वारा होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं होती है तथा सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने स्तर से अपने अपने सरकार का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा कैसे होता है? यानी कि सत्ता का बंटवारा, सत्ता यानी कि पावर का डिवाइडेशन। विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा निम्न प्रकार होता है। जैसे पहला पॉइंट, क्षैतिज वितरण, जैसे सरकार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंगों में होता है, उसका क्या होता है, क्षैतिज समानांतर बंटवारा होता है। वहीं ऊर्ध्वाधर वितरण में आप देखेंगे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे भारत में कई तमाम स्तर हैं। केंद्र सरकार अलग होती है, राज्य सरकार अलग होती है और क्षेत्रीय स्तर पर जो सरकार होती है उसका गठन किया जाता है। इस आधार पर सत्ता का अलग अलग लोगों में विभाजन होता है और उसका एक उदाहरण भारत भी है। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, जैसे सामूहिक सरकार, जैसे सत्ता का बंटवारा में बेल्जियम का नाम आता है। वहाँ पे जो भाषी लोग होते हैं, भाषी के आधार पे वहाँ विभाजन होता है। और इसके अलावा महिलाओं के आरक्षित सीटें, जैसे भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस आधार पे इस प्रकार से हम सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता का बंटवारा होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर, स्थानीय सरकारों की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि यह देश के आम नागरिकों की सबसे करीब होती है। गौर से सुनिएगा, स्थानीय सरकारों की सबसे बड़ी महत्ता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती है और इसलिए लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती है। मतलब लोकतंत्र में सबकी, यानी कि लोकतंत्र का आधार क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो शासन सत्ता है उसमें सभी लोगों का, सभी स्तर के लोगों का, निम्न वर्ग के लोगों का भी उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। और इस प्रकार से यदि ऐसी व्यवस्था है तो उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है और यह उन्हीं लोगों के लिए कार्य करती है जो क्षेत्र विशेष के निवासी है। इसी के साथ परीक्षा छात्राओं, विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो
जो ऑनलाइन माध्यम से मैंने आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझे होंगे। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ पुनः नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।